among physical quantity. To derive a relation among physical. लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़े थे? एक तो हम लोग डायमेंशनली चेक हो जाता है, जो LHS का डायमेंशन है वही RHS के बराबर, ये हो चुका था कि कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, ये ऑलरेडी हो चुका था। और क्या पढ़े थे? हाँ, कोई भी इक्वेशन में कोई अननोन पैरामीटर है या अननोन फिजिकल ये है कांस्टेंट है, तो उसका SI यूनिट क्या होगा या उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, ये भी ऑलरेडी हो चुका था। अरे बोलो। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं टू डिराइव ए क्या रिलेशन अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी चीज़ के ऊपर, मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दूसरे के ऊपर किस टाइप से डिपेंड करेगा, ये हम लोग को निकालना है। तो सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि ये सॉल्व करने के लिए सपोज एक सिंपल पेंडुलम ले लेते हैं। लेट अस कंसीडर क्या, एक सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम नाम सुना होगा। इस टाइप का क्या होता है, ये तुम्हारा स्ट्रिंग हो गया ऐसे करके, इसमें एक बॉब लटकाया हुआ रहता है ऐसे, इसको छोड़ देते हैं तब ये क्या करता है, ऑसिलेट करता है ऐसे ऐसे करके। नहीं, ये ऑसिलेट करेगा तो एक टाइम पीरियड जो इसका लगेगा ना, इसका ऐसे लास्ट क्लास में हम टाइम पीरियड का रिलेशन देखे थे, तो t बराबर कितना आया था इसका 2π√L/g। तो टाइम पीरियड कौन कौन सा बात पे डिपेंड करता है, लेंथ पे और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो ये तो ऑलरेडी हम लोग को पहले से इन्फॉर्मेशन पता है, तो हम लोग लिख दिए, ठीक है। लेकिन ये कैसे मोटा मोटी कैसे ये रिलेशन बनेगा, ये हम लोग डिराइव करने वाले हैं कि टाइम पीरियड जो है लेंथ पे करेगा, बट लेंथ के किस टाइप का पावर पे करेगा, तो ये तो पहले से पता है। तो चलो इसके बारे में कोई अननोन चीज़ होगा तो उसका भी निकाल लेंगे। तो हम लोग इसी पे सारा चीज़ समझेंगे। तो ये सिंपल पेंडुलम है, इस तरह से ऑसिलेट करता है। ये इसका क्या कहलाता है, राइट एक्सट्रीम। ये क्या कहलाएगा, लेफ्ट एक्सट्रीम। और इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, ठीक है। तो ये जब ऑसिलेट करेगा तो बहुत सारा बातों पे डिपेंड करेगा, ऐसे ऐसे करके क्या क्या डिपेंड कर सकता है। तो देखो ये जो टाइम पीरियड इसमें लग रहा है, एक बार जो ऑसिलेट करेगा इसमें जो समय लग रहा है वो कौन कौन सा बात पे डिपेंड कर सकता है। तो एक तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे कर सकता है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। अगर मान लो ग्रेविटी फ्री हॉल में मान लो इसको कोशिश करवाएगा ऑसिलेट कराने का, तो देखो ऐसे करेगा तो ऐसे ही रह जाएगा, ऐसे कराएगा तो ऐसे ही रह जाएगा। ग्रेविटी तो चाहिए ना, तभी तो ये नीचे वापस आएगा। तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नहीं, बिना उसका ऑसिलेट ही नहीं करेगा। अच्छा, इसके अलावा हो सकता है कि मास पे ये डिपेंड करे, 2 किलो 4 किलो। हमको पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, ये तो ऐसे हम लिख दिए अलग बात है, बट हमको पहले से कुछ भी इन्फॉर्मेशन पता नहीं है। तो 2 किलो होगा तो कैसा होगा, 10 किलो होगा तो कैसा होगा, ठीक। और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, मास हो गया, लेंथ हो गया। लेंथ को छोटा कर दो, लेंथ को बड़ा कर दो, तो कौन सा चीज़ किस पे कैसे डिपेंड करेगा ये हमको पता नहीं है। तो क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन दे देगा कि इसका जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड कौन कौन सा बातों पे डिपेंड कर रहा है, इट विल बी डिक्लेयर्ड इन द क्वेश्चन। ऐसा लिखा हुआ रहेगा कि टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द स्मॉल m, लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम या लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग स्मॉल g, एंड हाँ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऐसे करके क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। तुमको फाइनली क्या करना है, रिलेशन को डिराइव करना है। ये क्लियर है। तो देखो कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले देखो जो फिजिकल क्वांटिटी टाइम पीरियड है ये कौन कौन सा बातों पे डिपेंड कर रहा है। तो t इज ए फंक्शन ऑफ व्हाट, कौन कौन सा बातों पर, तो मास पे, लेंथ पे और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। ये समझ में आ गया, कौन कौन सा बातों पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, लेंथ पे और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नहीं आया समझ में, ठीक है। तो जो पहले से हमको इन्फॉर्मेशन पता रहेगा उसको पहले हम ऐसे करके लिख लेंगे। f का मतलब फंक्शन, मास को चेंज कराएंगे तो हो सकता है t चेंज हो जाए, लेंथ को चेंज कराएंगे हो सकता है t चेंज हो जाए, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को चेंज कराएं हो सकता है t चेंज हो जाए। क्योंकि ये हालांकि मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, फिर भी हम एक मोटा मोटी क्वेश्चन में डिक्लेयर कर दिया कि ऐसे भी है, इसको भी लेके चलो। बट हमको जनरल कैसे बनाएंगे वो हम लोग को सीखने वाले हैं। तो t एज ए फंक्शन ऑफ ऐसे लिखेंगे, अरे बोलो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, t बराबर k करेंगे। k यहाँ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। k क्या है,
तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनली, अब मास पे तो डिपेंड कर रहा है, बट किस तरह का मास पे कर रहा है ये हमको पता नहीं, कि स्क्वायर ऑफ पे होगा, क्यूब होगा, स्क्वायर रूट होगा, m का पावर 10 होगा, किस टाइप का होगा ये हमको बिल्कुल पता नहीं है। तो हम m का पावर क्या ले लेंगे, a, नहीं आया समझ में। उसी तरह लेंथ का पावर क्या करेगा, b, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो a, b, c यहाँ पर क्या अननोन है, इसी का हमको वैल्यू निकालना है। नहीं आया समझ में, कहाँ दिक्कत, तो t बराबर k, m का पावर a, l का पावर b, g का पावर c, कोई दिक्कत वाली बात। अब उसके बाद हमको क्या करना चाहिए, सबका डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। तो सबका डायमेंशनल फार्मूला क्या क्या है, तो बोलो मास का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, m, नहीं आया समझ में। लेंथ का l, वेरी गुड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का l t का पावर -2, और टाइम का t। ये सब अगर नहीं मालूम होगा ना तो मास्टर कुछ नहीं कर सकता है, ये सब मालूम होना ही चाहिए, तभी आपस में डिराइव होगा, अदरवाइज डिराइव नहीं हो पाएगा। तो सबका ये है। तो देखो हम लोग करेंगे कैसे सॉल्व। सबसे पहले देखो हमारा t बराबर कितना आया, k, m का पावर a, l का पावर b, g का पावर c, ऐसे आया। अरे बोलो, उसके बाद क्या करना है, सबका डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। क्या करेंगे, तो डायमेंशनल फार्मूला t का क्या होगा, तो m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 1 होगा, नहीं आया। इक्वल टू क्या लिखेंगे, k। अब देखो m का डायमेंशन m होता है, अरे बोलो, फिर पावर बोलो a, फिर क्या लिखा हुआ है, लेंथ क्या होगा, l का पावर कितना b, फिर क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लिखेंगे, l t का पावर -2, l t का पावर -2, कोई दिक्कत। अब उसके बाद देखो क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। इसमें ये वाला प्रॉपर्टी भी यूज होगा, x का पावर a इंटू बी, तो बोलो क्या होता है, ए बी। तो जिसका बेस जहाँ जहाँ सेम है उसका पावर को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा देखो ये पढ़ा होगा x का पावर a इंटू एक्स का पावर b, बोल क्या होगा, x का पावर a बाई x का पावर b, बोल क्या होगा, ठीक है, ये सब काम आएगा, ठीक है। तो बोलो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर होगा m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 1, नहीं आया, कहाँ दिक्कत। उसके बाद लिखेंगे यहाँ k, फिर बोला जाए m एक जगह कि बहुत जगह, तो m का पावर हो जाएगा a। अरे बोलो l हाउ मेनी जगह, 1 2 जगह, तो बोल क्या लिखेगा, l का पावर b प्लस c, नहीं आया समझ में। फिर बोल क्या लिखेंगे, t का पावर -2, ऐसे, कोई दिक्कत वाली बात। कैसे कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है, नहीं आया समझ में, आया। अब उसके बाद क्या करेंगे, जिसका बेस सेम है उसका पावर को इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा इक्वेटिंग द क्या, पावर, इक्वेटिंग द पावर हैविंग सेम बेस, नहीं आया समझ में। जिसका बेस सेम होगा, जिसका बेस उसका पावर को इक्वेट करेंगे। तो कौन कौन है, देखो इधर m क्या है, तो इधर m का पावर 0, तो इधर m का पावर बोल क्या आएगा, a, तो a का एक इक्वेशन ये आ जाएगा। जितना वेरिएबल है, जितना अननोन क्वांटिटी है, उतना ही इक्वेशन बनेगा, अदरवाइज अगर उतना नहीं बनता है तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर क्या है, 1 2 3, कितना वेरिएबल है, तो 3 इक्वेशन यहाँ भी बनेगा। बोल क्लियर है, कैसे कैसे बनेगा, एक बन चुका है। दूसरा बोलो l का पावर कितना 0, इधर बोलो b प्लस c, तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन बनेगा। इधर t का पावर कितना है 1, तो 1 बराबर उधर कितना -2c, तो ये हमारा, तो 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, कैन बी सॉल्व इट। तो जैसे 10th में पढ़े थे साइमल्टेनियस इक्वेशन, उसी तरह सॉल्व करना है। तो देखो a तो डायरेक्ट वैल्यू आ गया, a का वैल्यू कितना आ गया, नहीं आया समझ में। अच्छा इसको करो तो लास्ट वाला, तो ये इधर जाएगा, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा -1/2, एक इक्वेशन यहाँ से आ गया। अच्छा एक c का वैल्यू अगर -1/2 पुट करेंगे तो बोल b आ जाएगा, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, कहाँ दिक्कत। तो a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 1/2 और c का वैल्यू, तो जो अननोन क्वांटिटी था क्या उसका वैल्यू आ गया, नहीं आया समझ में, उसका वैल्यू आ गया। तो अंततः हमारा आंसर क्या होगा, तो t बराबर k, m का पावर a था, l का पावर b था और g का पावर c था। तो बोलो क्या लिखेंगे, तो t बराबर k, m का पावर a बराबर कितना आ गया, तो 0, तो 0 बैठा दिए। अरे बोलो टफ लग रहा है क्या। फिर l का पावर कितना
बी का वैल्यू कितना है 1/2, जी का पावर कितना है, तो हमारा फाइनल आंसर ये आ जाएगा। नहीं आया समझ में? आया? इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो बोलो के एम का पावर 0 एम होता है, सॉरी 1 होता है, एन टू द पावर 0 क्या 1, तो बोलो क्या लिखेंगे, एल का पावर 1/2 और जी नीचे जाने दो, तो एल का पावर 1/2 बाई क्या, जी का पावर 1/2, तो टी बराबर के अंडर रूट क्या हो जाएगा L/G। अरे बोलो तो देखो मास पे तो डिपेंड हुआ ही नहीं, तो क्या लिख सकते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ क्या, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ऐसे मास 2 किलो कर दो, 4 किलो कर दो, 10 किलो कर दो, सबका टाइम पीरियड वही रहेगा। ये मास पे डिपेंड, टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे और एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और के यहाँ भैया क्या है, तो के यहाँ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। ऐसे व्हाट इज के, कांस्टेंट ऑफ, हाउ कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के, तो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पॉइंट। यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हम वी कैन नॉट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के बाई इस तरह से। नहीं आया समझ में? आया? के का वैल्यू हम लोग कभी तो लिख लो नोट में लिखो, वी कैन नॉट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के, वी कैन नॉट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के मतलब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। के क्या है, बाय द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बाय द हेल्प ऑफ क्या लिखा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पीओएच के हेल्प से हम के का वैल्यू कभी अचीव नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या क्या देखें, तो मोटा मोटी क्या देख रहे हैं कि T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऐसे है और T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऐसे है। ठीक, मास पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है। इसका मतलब है मास पे डिपेंड कर रहा है, ये ऐसे लिख दिया अलग बात है, और भी कुछ दे देते हैं तो भी हो जाता है। ठीक है, वो कुछ भी लिखा रहे, 4-5 बात रहे, जिस पे डिपेंड करना रहेगा उसी पे करेगा। तुम्हारे लिखने और ना लिखने से कोई मतलब नहीं है। नहीं आया समझ में? तुम्हारे लिखने और ना लिखने से कोई मतलब, जिस पे वो करना रहेगा उसी पे करेगा। अगर हम कुछ और दे देते ना, टाइम दे देते, सॉरी कुछ और दे सकते थे, मान लो चार्ज दे देते हैं, तो चार्ज वो पे डिपेंड नहीं करेगा, तो तुम्हारे लिखने से वो डिपेंड करने लगेगा क्या, किसी के लिखने से नहीं करेगा। जो होता है रियलिटी में जिस टाइप से होता है वैसा ही होगा। तो देखो फिजिक्स का ना 2 पार्ट होता है, एक थियोरिटिकल पार्ट और एक एक्सपेरिमेंटल पार्ट। बहुत सारा रिजल्ट जो आया है ना वो थ्योरी से आया है डायरेक्ट, और बहुत सारा रिजल्ट जो आया है वो एक्सपेरिमेंट कर कर के आया है। बात समझा? जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, A बराबर G(m1m2/r²), तो ये एक्सपेरिमेंट हजारों लाखों एक्सपेरिमेंट होता है, तब जाके एक रूल बनता है। ठीक है, तो रूल बना, मान लो फाइनली A बराबर G(m1m2/r²), तो ये सब बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो बिल्कुल किससे आया है, हजारों लाखों एक्सपेरिमेंट होता है, तब वो रूल बनता है, तब वो इक्वेशन बनता है। तो एक उस तरह का प्रोसेस से आता है, और दूसरा थ्योरी से। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एक थ्योरी है, थ्योरी से मोटा मोटी हम पता लगा लिए कि कौन सा चीज़ जो है किस पे कैसे डिपेंड करेगा। तो टाइम पीरियड लेंथ पे कैसे करेगा और जी पे कैसे करेगा, मास पे नहीं करेगा। तो ये जो इस सब बात है, तो एक बहुत बड़ा ये पीओएच का रोल है कि हम मोटा मोटी तुरंत पता लगा सकते हैं कि कौन सा चीज़ किस पे कैसे डिपेंड करेगा। नहीं है समझ में? बाय द हेल्प ऑफ क्या, तो फिजिक्स का कितना पार्ट, 2 पार्ट, कैसा क्या क्या, एक्सपेरिमेंटल और थ्योरी। बहुत सारा चीज़ है हमारा, बहुत सारा इक्वेशन कहाँ से आया, थ्योरी से आया, पीओएच के हेल्प से। और बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किए, हजारों लाखों एक्सपेरिमेंट हुआ, तब जाके वो आया। जैसे फैराडेज लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट होता है, EMF बराबर -L/di/dt, 12th में पढ़ेंगे। तो ये सब सारा जो नियम बना है, जितना सारा इक्वेशन बनाया है, वो कैसे बना है, तो हजारों लाखों एक्सपेरिमेंट हुआ तब जाके आया। नहीं आया समझ में? यहाँ तक ठीक है। अब देखो यहाँ मोटा मोटी हमको पता चल जाएगा क्या है। तो अगर मान लो ये सिंपल पेंडुलम है, तो 2 kg अगर डालो या 50 kg डालो, लेंथ अगर वही है, जगह भी वही है, जगह चेंज करो तो जी चेंज होगा। तो जगह वही है, लेंथ चेंज, अगर लेंथ भी वही है, तो मास 10 किलो, 50 किलो, 8 किलो लटकाने से तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, लेंथ को क्या हो, लेंथ को बढ़ा दो,
1 मीटर की जगह 10 मीटर कर दो तो लेंथ बढ़ जाएगा। तो क्या लेंथ के बढ़ने से क्या फ़र्क पड़ेगा? टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा तो स्लो ऑसिलेट करेगा, समय ज़्यादा लगेगा तो स्लो ही ना होगा। मतलब जो ऐसे कर रहे थे 1 मीटर पे, जो ऐसे ऐसे कर रहा था, अगर उसको 10 मीटर कर देगा तो पता है कैसे होगा? नहीं आया समझ में? स्लो ऑसिलेट करेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइम ज़्यादा लगेगा मतलब स्लो 100 मीटर कर दो और हिलवे नहीं करेगा, आने में टाइम लगेगा, तब तो आराम से बाथरूम से आ सकता है। ठीक है, ऐसा होगा। बात समझ में आ रहा है? तो एक बहुत सारा चीज़ देखो हमको पता चल गया। जी सब जगह सेम है कि अलग अलग है? सारी जगह सेम, हर प्लेस टू प्लेस डिपेंड करता है। अर्थ पे जी का वैल्यू 9.8 है, मून पे चले जाए जी का वैल्यू जी नहीं है, वहाँ G/6 हो जाता है। तो वहाँ जी क्या होगा? कम है कि ज़्यादा है? कम है। तो टाइम मतलब ये पूरा सेटअप, पूरा एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप है वो अर्थ, ठीक है, अर्थ के पास जो ऑसिलेट हो रहा है वो सारा सेटअप को पूरा ले जाओ कहाँ पर? मून पर। तो टाइम पीरियड वही लगेगा? नहीं, कम लगेगा कि ज़्यादा लगेगा? तो ये कम हो गया ना, तो ये तो धीरे धीरे ऑसिलेट करेगा। मतलब यहाँ जितना फटाफट ऑसिलेट कर रहा था वहाँ उतना फटाफट ऑसिलेट नहीं करेगा। किसी और जगह ले जाओ, चाइना में जी का वैल्यू कुछ और होगा, पाकिस्तान में पता नहीं है या नहीं है। साला ये बात तो उन लोग भी मालूम नहीं है, उसका नियम है कुछ अलग है। नहीं, जब तक 2-4 को बम नहीं फूटेगा तब तक जी का वैल्यू क्या है नहीं है कुछ किसी को कानों में नहीं आता, उसका नियम है कुछ और हो जाता है। ठीक है, तो सारा कुछ किस पे डिपेंड करता है? कंट्री पे करता है। अंटार्कटिका चला जाओ, नॉर्थ अमेरिका, इक्वेटर पे, ऐसे तुम लोग पढ़ेगा ग्रेविटेशन में कि जी का वैल्यू सारी जगह अलग अलग होता है। इक्वेटर पे सबसे कम जी होता है और पोल पे सबसे ज़्यादा होता है। तो वेरिएशन थोड़ा आइडिया होगा 9-10 में, वेरिएशन ऑफ जी अर्थ का स्ट्रक्चर के चलते या रोटेशन ऑफ द अर्थ के चलते भी जी का वैल्यू चेंज करता है। तो देखो इतना सारा चीज़ हम 1 मिनट में मात्र डिराइव कर दिए कि भैया टाइम पीरियड जो इसका है वो कौन कौन सा बातों पे डिपेंड करता है। अगर सोच के देखो कि अगर ये कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं रहता, ये थ्योरी हमको पास नहीं रहता, तो हम हज़ारों लाखों एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, उसमें ये बात पे भी डिपेंड कर सकता है कि एरर वेरर भी ना हो जाए। जैसे 2 kg, 10 kg, 50 kg, जब तक हम 20-25 को एक्सपेरिमेंट मास पे नहीं करेंगे तब तक हमको पता चलेगा। क्योंकि हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करेंगे वो आइडियल केस पे नहीं ना होगा, वो तो जो रियलिस्टिक सिचुएशन उसी पे होगा ना। तो बहुत सारा वेरिएशन बातों में हो सकता है। नहीं चला ऑसिलेट करवा रहा, कोई छिक दिया तो ऐसे चेंज हो गया, नहीं हवा चलने लगा, कुछ और होने लगा, बहुत सारा बात है। तो पता नहीं कौन सा बात को लेकर चेंज हो सकता है टाइम पीरियड, ये हमको पता। तो देखो कितना मुश्किल है रियलिस्टिक वाला बात एक्सपेरिमेंट करके ये डिराइव करना। नहीं ऑसिलेट कर रहे, मान लो कोई पंखा चला दिया, पता चल रहा था पंखे से ज़्यादा टाइम लगने लगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बहुत सारा वेरिएशन हो सकता है। जो हम लोग देख रहे हैं, किसी का नज़र टेपर होता है, ऐसे देख रहा है ऐसे हो गया, तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारा एरर हो सकता है। ठीक है, तो पता नहीं कौन सा बात पे कैसे क्या होगा ये हमको पता नहीं है। तो इसके लिए तो बहुत सारा रीडिंग्स लेंगे, सबका एवरेज करेंगे तब ना मोटा मोटी पता चलेगा कि भैया कौन सा चीज़ है। लेकिन देखो तो घंटों का काम, दिनों का काम मिनटों में हो गया, 1-2 मिनट में ही पता चल गया कि कौन सा चीज़ किस बात पे डिपेंड कर रहा है। नहीं आया समझ में? नहीं आया। लेकिन वी कैन नॉट कैलकुलेट द, पहला क्लास है तुम्हारा, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। हाँ आ रहा है समझ में? कुछ बड़ा हुआ है? अच्छा ठीक है, सब हो जाएगा। के क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। ये हमेशा की यही वाला चीज के है, यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, ए ग्रेट ड्रॉबैक ऑफ POH कि वी कैन नॉट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के। तब हमको फिर से थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, फिर से थोड़ा कर लेंगे तो पता चल जाता है कि के का वैल्यू क्या हो सकता है, डिसाइड हो जाता है। ठीक है, बट बाकी सारा आइटम में तो पता चल गया ना। तो जैसे मान लो कि सपोज दैट एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, और इसका लेंथ L है, मास M है, और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? G है। अब इसमें ऑसिलेट करवाएं तो इसका टाइम पीरियड T0 है। ठीक, एक बगले में और जगह वही, लेंथ वही, मास M नहीं है बल्कि 100 M है। ठीक, जब ये वाला का टाइम पीरियड T0 है, जब इसको किए तो इसका टाइम पीरियड T नहीं है, अब T1 हो गया। बात समझा? वही लेंथ, वही G,
बट m की जगह 100m। पहले बॉब का मास m था, उसको हटा के नोच के फेंक दिए और उसमें क्या लगा दिए 100m, मतलब 1 kg की जगह मान लो 100 kg लटका दिए। तो तुमको बताना है कि टाइम पीरियड कैसे होगा। पहला ऑप्शन T1 ग्रेटर देन T0, दूसरा T1 लेस देन T0, तीसरा T1 इक्वल टू T0, चौथा कांड से, नहीं क्या है कांड से, ठीक है। कांड से भी इंडिया में काफी पॉपुलर है, नहीं ये ऑप्शन भी क्या है इंडिया में काफी पॉपुलर है। क्या क्या मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनना चाहिए कांड से, नहीं 80%। हाँ राहुल गांधी ये है वो है फलना ढेकलना। पूछा मोदी के बारे में, राहुल गांधी को गरिया दिया बिना मतलब का। अरे क्वेश्चन किसका है, क्वेश्चन किसका है, मोदी जी का ना, तो मोदी पे बात होगा ना। और बिना मतलब का गरिया दिया किसको, राहुल गांधी, ठीक है। उसमें से बहुत सारा कांड से पता नहीं क्या होगा, देखा जाए तो काफी पॉपुलर ऑप्शन है। क्या है ये, कांड से बहुत चलता है इंडिया में, ठीक है। अब बताओ क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। क्यों, हाँ मास पे डिपेंड। इतना घंटों का काम मिनटों में कैसे पता चला गया। अगर सोचे ये पीओएच का कॉन्सेप्ट नहीं रहता तो सी एक बार में बोलता सर कुछ करके देख लेते हैं, नहीं 10-15 तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। ये बात होता है कि नहीं होता है। लेकिन घंटों का काम किस में हो गया, मिनटों में हो गया। तो किसके हेल्प से हुआ, POH, प्रिंसिपल ऑफ, वी आर रीडिंग अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ POH। नहीं आया समझ में, आया। अच्छा अब मान लो कि लेंथ बढ़ा दिए, मान लो लेंथ हम 4L कर दिए। अच्छा मास से तो कोई लेना देना है ये नहीं है, लेकिन जगह वही है, जगह वही है, तो G का वैल्यू वही रह गया। अब जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो इसका टाइम पीरियड मान लो T2 है, तब इसमें ऑप्शन देखो क्या क्या है। T2 ग्रेटर देन T0, T2 लेस देन T0, T2 इक्वल टू T0 और D वही वाला पॉपुलर कांड से क्या होगा, A होगा। क्यों, हाँ क्योंकि लेंथ पे डिपेंड करता है और लेंथ बढ़ाओ तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। नहीं आया समझ, फील आया हो कैसे कैसे होना चाहिए। उसी तरह जगह चेंज कर दो। इंडिया में जी है 9.8 है, मान लो पाकिस्तान गए, साला जी का वैल्यू है ही नहीं, पता ही नहीं, बुझा ही नहीं रहा। जी का वैल्यू 100, G/100 हो गया। क्या हो गया, वहाँ का जी कुछ अलग जी है, ठीक है। वो यहाँ 4G 5G चल रहा है, वहाँ पता नहीं इंस्टॉल हुआ कि नहीं अभी जी, ठीक है। तो वहाँ का जी मान लो बहुत कम है, G/100 हो गया। तब कैसे कैसे होगा बताओ। तो जी का वैल्यू काफ़ी कम हो गया, टी बहुत बढ़ जाएगा, तो टी बहुत बढ़ जाएगा। तो यहाँ सिंपल पेंडुलम दम ऐसे ऐसे, और वहाँ आने में इंतजार, तब तक 4-5 बम पूरा किसी कराची में मार चुका होगा, ठीक है। हम लोग टाइम ले लेके करेगा। तो कहने का मतलब कैसे कैसे क्या क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इस टाइप का कोई भी सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा, तो एक सवाल हम देते हैं। देखो हम सारा चीज देखो है, जैसे कौन सा बात किस पे है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी डिक्लेयर रहेगा। तो देखो यहाँ क्वेश्चन क्या है कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक पार्टिकल ना ऐसे सर्किल में घूम रहा है, गोल गोल। पार्टिकल क्या हो रहा है, सर्किल में घूम रहा है। अब सर्किल में घूमने के लिए इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, समझ में आया क्या चाहिए। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स का ये कभी भी सर्किल में घूम नहीं सकता है। तो पार्टिकल जो घूम रहा है ना, इस पार्टिकल का मास m है, रफ्तार v है, वेलोसिटी v है, और रेडियस ऑफ द सर्किल क्या है, r है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कि फोर्स जो चाहिए, फोर्स जो, इस फोर्स को क्या बोलते हैं, हाँ सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, मतलब बोलते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो चाहिए वो क्वेश्चन में ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है कि फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ व्हाट, मास, वेलोसिटी और रेडियस r, ठीक है। करना क्या है भैया, तो डिराइव ए रिलेशन। ये सब के बीच में आपस में क्या रिलेशन होगा, डिराइव ए रिलेशन अमॉन्ग देम। बोल बनेगा कि नहीं बनेगा, चलो बनाओ तो इसको फटाक से, इसको सॉल्व करो।
समझ में आया? ये क्वेश्चन में क्या क्या ऑलरेडी दिया हुआ है। फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ एफ, एफ मतलब फंक्शन ना, जो इसके चेंज होने से ये चेंज हो सकता है, इसके चेंज होने से ये चेंज हो सकता है, इसके चेंज होने से ये सब चेंज हो सकता है। तो कोई ना कोई रिलेशन बनेगा। तो घंटों का काम मिनटों में कैसे होगा बिना कोई एक्सपेरिमेंट का, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे से बनाओ। हाँ स्टॉप। कितने का आया था? हाथ उठा दो। हाँ सबका आ गया। तुम्हारा क्यों है? पहला क्लास है, वो पढ़ के ही नहीं आया, उसको करना है नहीं, वो कौन करेगा? जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है, जब तक डायमेंशनल फार्मूला तुमको क्लियर नहीं रहेगा तब तो कैसे डिराइव करेगा? तो मास्टर कुछ कर पाएगा क्या? ये सब डायमेंशनल फार्मूला तो सबको मालूम होना ही चाहिए। अरे बोलो, कोई दिक्कत वाली बात? कैसे कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो फोर्स कौन कौन सा बातों पे डिपेंड कर सकता है, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या है कि मान लो सपोज दैट कि एक बालक है जो इस टाइप से डांस नहीं कर रहा है, ये जो है ना पानी पटा रहा है, इस टाइप का पूरा बहुत सारा ये है, और हा हा करके पानी निकलता है। क्या कर रहा है? पानी पटा रहा है, दूसरा चीज नहीं पटा रहा है। क्या पटा रहा है? पानी पटा रहा है। यहाँ तक ठीक है। अब ये पाइप से निकलने वाला जो लिक्विड है, मान लो किसी चीज से टकराएगा, मान लो ये टकरा रहा है किसी वॉल से, टेढ़ा वॉल है, नहीं वॉल भी कैसा? टेढ़ा, ठीक। तो ये जो लिक्विड है इस पे ये गिरेगा तो बोलो फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं। हम ही लोग मान लो कोई ऐसे करके जोर से पूरा, जैसे सर्विसिंग सेंटर वाला देखा है, अगर सर्विसिंग सेंटर का जो निकलता है क्या रफ्तार रहता है, अगर मान लो 5 मिनट खाली चेहरे पे ऐसे मार देगा ना तो हमारा चेहरा एकदम लाल हो जाएगा, आंख से जो आंसू निकलेगा ना लाल लाल, कैसा हो जाएगा चेहरा? बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है, पता है। एक एक जो उसमें बैठा हुआ रहता है ना, ढीठ से ढीठ जो गंदगी रहता है उसको भी वो क्या करता है? मारता, हर हर करके पूरा छुड़ा देता है। ठीक है कितना पावरफुल होता है। अरे सर्विसिंग सेंटर में निकलता है ना, ठीक है, तो कितना पावरफुल होता है। तो मान लो कोई कार ही धो रहा है या इस टाइप से धो रहा है, कार भी धोवा सकता है इससे, ठीक है। तो कार जो धोवाएगा तो इस पर फोर्स लगेगा कि नहीं? तो बहुत सारा चीज़ है। तो ये जो इससे लिक्विड निकल रहा है ना, ये कौन कौन सा बात पे डिपेंड कर रहा है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे तू पानी से धो रहा है कि साला मरकरी से धो रहा है, मरकरी से धोएगा और पानी से धोएगा, सेम बात। मरकरी तो एक गिरेगा तो बहुत ज़्यादा हैवी डेंसिटी होता है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, लगेगा कि लोहा बरसा रहा है, नहीं कैसा लगेगा? लोहा तो, लोहा का भी डेंसिटी बहुत कम होता है, लोहा का तो 8000 होता है, इसका 13.6 × 1000 होता है। इसका मतलब कि कैसा टाइप का लिक्विड है। तो क्वेश्चन में देखो ऑलरेडी लिखा हुआ है कि फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल, फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड, या फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल, फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द वॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो फोर्स लग रहा है वो कौन कौन सा बातों पे डिपेंड कर रहा है? तो फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ व्हाट? कोई 2-3 चीज दिया हुआ रहेगा। क्या क्या मान लो? तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप, इसका एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या एरिया है? मुंह मोटा है कि पतला है, मुंह के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड कर रहा है। नहीं, सर्विसिंग सेंटर वाला बहुत मोटा कि बहुत पतला? बहुत पतला, ठीक। और जो हम लोग चापाकल वगैरह यूज करते हैं उसका बहुत मोटा। एक जैसा है एरिया की ऑफ क्रॉस सेक्शन की? अलग अलग है, अलग है। तो फोर्स डिपेंड कर रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। ये जो रफ्तार है, ये लिक्विड यहाँ से जो बाहर आ रहा है, इसके वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। अरे बोलो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका? पाइप का। वेलोसिटी किसका? लिक्विड ऑफ द वेलोसिटी। ये v किसका वेलोसिटी है? लिक्विड का कि आदमी का? ये लिक्विड का वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप कहेंगे। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द क्या? पाइप। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड। अच्छा, रो क्या है? डेंसिटी किसका?
हाँ लिक्विड का या वाटर का जो भी है, ठीक है। तो ये सब सारा है। तो करना क्या है कि ये रिलेशन डिराइव करना है। रो है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, नॉट पाइप, नॉट आदमी, नॉट कार। किसका डेंसिटी है? लिक्विड का। तो ये रो डेंसिटी ऑफ क्या हो गया? डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो गया। और बोलो अच्छा, ए क्या हो गया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका? पाइप का। और फिर क्या लिखा? वी। वी क्या है? वेलोसिटी किसका? ऑफ लिक्विड का। करना क्या है? डिराइव ए रिलेशन। डिराइव ए रिलेशन। एफ क्या है यहाँ पर? फोर्स किसके? एक्सर्टेड बाय लिक्विड किसके ऊपर? ऑन द वॉल कर सकता है, ये जो भी है, ठीक है। और ये याद रखना कि ये जो हीट हो रहा है ना, हीट जो हो रहा है वो नॉर्मली हो रहा है। ये एक टेक्निकल टर्म है जो आगे जाके और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मली हीट कर रहा है, मतलब 90 डिग्री पे हीट हो रहा है। तो ये है। तो आपस में क्या रिलेशन डेवलप होगा, ये रिलेशन हमको निकालना है, ठीक है। देखो कैसे कैसे बना रहा है। एफ इक्वल टू सबसे पहले क्या लिखेगा? के, ए का पावर ए, भी का पावर बी और रो का पावर सी। और उससे पहले हमको बगल में ना सबका डायमेंशनल फार्मूला लिख देना पड़ेगा। तो बोलो क्या क्या होगा? तो एफ का क्या होगा? आवाज नहीं आया। एफ का पावर एरिया क्या? रो क्या? मास बाय वॉल्यूम, एम एल का पावर माइनस। सबका पहले डायमेंशनल फार्मूला चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो मास्टर कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे? सबको लिखेंगे। तो यहाँ एफ क्या है? एम एल टी का पावर -2। और बोलो ऐसे। के क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ए क्या है? एरिया। एरिया का क्या लिखेंगे? का पावर ए। भी क्या है? एल टी का पावर -1 का पावर क्या? बी। फिर रो क्या है? डेंसिटी। एल का पावर, ऐसे ना, हाँ, एम एल का पावर -3 का पावर कितना हो जाएगा? उसके बाद क्या करना चाहिए? हाँ, जिसका बेस सेम है तो एम एल टी का पावर -2 बोलते जाओ। के फिर क्या लिखेंगे? एम एल एम कितना जगह? एक जगह क्या है? एम का पावर सी। फिर बोलो, अरे बोलो, फिर बोलो। एल का पावर यहाँ तो 2a हो जाएगा प्लस b हो जाएगा, हाँ वेरी गुड, -3c होगा। फिर t का पावर -b। कहाँ दिक्कत? अब जिसका बेस सेम है उसका पावर को तो बोलो क्या लिखेंगे? तो m का पावर 1, तो 1 बराबर क्या लिखेंगे? c। तो एक इक्वेशन ये बन जाएगा। l का पावर किधर? 1, इधर l का पावर 2a प्लस -3c, ये हमारा दूसरा बनेगा। इधर t का पावर कितना है? -2, ये ना है। और बोल उधर क्या होगा? तो -b। तो ये हमारा तीसरा इक्वेशन। बोल क्लियर है? और बोलो अब ए बी सी का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ से देखो b का वैल्यू कितना आ गया? तो एक b का वैल्यू आ चुका है। अरे बोलो c का वैल्यू कितना? c का वैल्यू भी आ गया। अच्छा, ये a और b और c का वैल्यू यहाँ पुट करो। तो 1 बराबर 2a, a निकालना है, प्लस b कितना? 2, -3c, c कितना है? 1 है। अब बताओ कितना आएगा? तो 2a बराबर क्या? -3 + 2 -1, तो ये 2 हो जाएगा। तो a का वैल्यू 1 आ जाएगा। क्लियर है? तो a का वैल्यू 1 आ गया, b का वैल्यू 2 आ गया और c का वैल्यू 1 आ गया। तो बोल क्या आएगा? तो F = K, और बोलो K, A का पावर A है, V का पावर B है और रो का पावर C है, यही था ना। तो F = K। एरिया, एरिया कितना है? तो 1, V कितना है? 2, रो कितना है? 1। तो और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो K A रो या रो A V²। ऐसे एक चीज यहाँ पर देखो, वी शुड नॉट राइट K का वैल्यू, जो K का वैल्यू सही से है, जैसे T बराबर 2π√L/g होता है ना, तो 2π का वैल्यू कभी नहीं लिखेंगे, वो K के ही रेस्पेक्ट में आंसर छोड़ देंगे। यहाँ पर भी ऐसे K का वैल्यू एक्सपेरिमेंट करने के बाद 1 आता है, तो वी शुड नॉट राइट द वैल्यू ऑफ K।
के का जो एक्चुअल वैल्यू है कभी नहीं लिख पाएंगे, कभी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? के, क्योंकि वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से के का वैल्यू हम अचीव नहीं कर सकते। तो के ही के रिस्पेक्ट में हमारा आंसर आएगा। क्लियर है? कितने का है? हाथ उठा दो। सबका आ गया? तुम्हारा अभी भी नहीं आ रहा? आ गया? तुम्हारा दिक्कत है? नहीं, सबका फॉर्मूला ये सब ना, जितना भी रिलेशन, ये रिलेशन याद करो तभी जाके हो पाएगा। क्लियर? आपस में क्या रिलेशन होगा ये तो समझ में आ गया कि कैसे कैसे क्या होता है। अरे बोलो। फिर एक क्वेश्चन लिखो, देखो देखो, कैन वेलोसिटी लेंथ and time enter into the list of set of fundamental physical quantity, समझ में आया क्वेश्चन क्या है? क्या वेलोसिटी, लेंथ और टाइम को सेट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बन सकता है? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या वेलोसिटी, लेंथ और टाइम कैन बी द सेट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? तो फंडामेंटल किसको बोलते हैं और डिराइव किसको बोलते हैं? हाँ, अगर फंडामेंटल कब होगा? जब आपस में इंडिपेंडेंट होगा तो फंडामेंटल कह रहेगा, और अगर एक दूसरे के ऊपर अगर डिपेंड करता है तो डिराइव करेगा। तो हम लोग वेलोसिटी बराबर क्या लिख सकते हैं बताओ? तो वेलोसिटी बराबर लेंथ बाई टाइम लिख सकते हैं। अरे बोलो। तो क्या वेलोसिटी लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है, एज वेल एज टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ये फंडामेंटल का सेट नहीं हो पाएगा। नहीं समझ में आया? ये फंडामेंटल का सेट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये लेंथ और टाइम दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो लिखो, velocity depends on length as well as time both, therefore it cannot become a set of, it cannot enter into the list of, set of fundamental physical quantity. क्लियर? नहीं आया समझ में? उसी तरह से देखो, हम लोग क्या क्या देखें? वेलोसिटी, लेंथ, टाइम, मतलब इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? भी, एल और क्या बोले? टी। ठीक है, ये हुआ। अच्छा, उसी तरह डेंसिटी, मास, लेंथ, ये हो सकता है। डेंसिटी बराबर क्या? मास बाई वॉल्यूम। तो डेंसिटी मास पे भी डिपेंड कर रहा है, इस वजह वॉल्यूम पे भी, मतलब लेंथ पे भी, क्योंकि वॉल्यूम आएगा तो वॉल्यूम में तो लेंथ आएगी यार। तो डेंसिटी जो है मास पे भी कर रहा है, इस वेल एज लेंथ पे भी कर रहा है। तो इट कैन नॉट इंटर इनटू द लिस्ट ऑफ क्या? फंडामेंटल सेट। नहीं आया समझ में? तीसरा, वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी, ये अब तो फॉर्मूला याद ही नहीं है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ने लगा। जी, एच, सी, ये अब तो हम कुछ भी दे सकते हैं, अब तो देने का कोई लिमिटेशन नहीं है। तो फिर कैसे पता लगा सकता है? बात समझ में आए? क्योंकि ये तो तुमको पहले से पता था तो बता दिया, ये भी पहले से पता था बता दिया। कुछ लोगों को ये पता होगा वो बता देगा, बट जिसको पता नहीं है वो देखेगा। ये भी अभी तो और डिफिकल्ट हो गया। तो हम कैसे पता लगाएंगे? क्योंकि जब तक देखो, बहुत सारा टाइम में क्या होता है ना कि कोई मतलब फॉर्मूला ही पे सवाल, रेशियो पे सवाल आता है। आईआईटी वगैरह में काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन रेशियो पे आता है। साउंड में वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है, डेंसिटी का रेशियो ये है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो बताओ वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा? इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो फिर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो बिना वो चैप्टर पढ़े हुए तब भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आईआईटीज का।
रेशियो पे अगर सवाल होगा तो अगर तुमको फॉर्मूला नहीं भी पता है तब भी तुम सॉल्व कर सकता है। बहुत बढ़िया मेथड बता रहे हैं। तो सबसे पहले कैसे ये जज कर पाएंगे कि फंडामेंटल का सेट बनेगा कि नहीं बनेगा, वो कैसे जज कर पाएंगे। तो इसके लिए एक स्मार्ट मेथड पहले बताते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड, उसके बाद फिर हम उसका यूज़ बताएंगे इस पर। बात समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले क्या है कि डिटर्मिनेंट सिखाते हैं। डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो फिर हमको तय करना बहुत आसान हो जाएगा कि हो क्या रहा है। जैसे मान लो डिटर्मिनेंट को डेल्टा से इंडिकेट करेंगे और यहाँ पर ए है, बी है, सी है, डी है, ऐसे। ठीक, इसको कॉलम वो कहा जाएगा, 2 कॉलम है और 2 रो है। तो इसका जो वैल्यू होगा ना इसके लिए ये हो जाएगा क्या, दिस इंटू दिस। ठीक है, ये जब लिखेंगे तो इसको कैसे सॉल्व होगा, ए है, बी है, सी है, डी है। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ए गुना डी माइनस वॉट, बी गुना सी। आए समझा? इसका वैल्यू क्या होगा, समझ में आया? उसी तरह से मान लो ये 2 रो 2 कॉलम का है, 3 रो 3 कॉलम का। देखो क्या होगा, मान लो कि यहाँ पर क्या है, A1 B1 C1। ये तुमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब पढ़ेंगे तो वहाँ भी काम आएगा, बट वहाँ डिटर्मिनेंट नहीं बताएंगे, डायरेक्ट हम उसका सॉल्यूशन ही बता देंगे कैसे सॉल्व होता है। मतलब डिटर्मिनेंट का जो कैसे सॉल्व होता है ये हम यहीं पर बता दे रहे हैं। ठीक, तो A1 B1 C1, फिर मान लो A2 B2 C2, फिर क्या है A3 B3 C3। क्लियर है? सबसे पहले इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व कैसे होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, ये पहले बता रहे। तो मैथमेटिक्स का ये पार्ट है, ये फिजिक्स का पार्ट नहीं है। मैथमेटिक्स में पढ़ना है क्लास 12th में, डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पढ़ना है। ठीक, लेकिन उसी का हम यूज करके हम बता रहे हैं कि कैसे हम बनाएंगे। तो पहले ये सीख लो कि कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो देखो इसको क्या बोलेंगे, कॉलम। इसको क्या बोलेंगे, हाउ मेनी कॉलम, आवाज नहीं, हाउ मेनी कॉलम, और 3 कॉलम और 3। सबसे पहले A1 को सॉल्व करना है, तो यहाँ A1 ऐसे लिखेंगे। तो A1 सॉल्व करना है तो इसका वर्टिकल बंद और इसका हॉरिजॉन्टल बंद होगा। आए समझा? जिसको सॉल्व करना है उसका ये बंद और इसका ये बंद। तो 4 आइटम दिखेगा, क्या क्या, हाँ दिखेगा B2। ये मॉड नहीं है, ये ऐसे करके लिखा गया, दिस इज नॉट मॉड, मैग्नीट्यूडे नहीं लेंगे, ये खाली ऐसे लिखा गया। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकता है, इस टाइप से। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि मॉड लिख रहे हैं सर, खाली इसका जो मैग्नीट्यूड है वो लेना चाहिए। ऐसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। हाँ बोलो, तो 4 दिखेगा तो क्या दिखा है, B2 C2 B3 C3। नहीं आया समझ में? आया? उसके बाद हम बीच में सॉल्व करेंगे। देखो इसको बंद करें बीच वाला, तो यहाँ बीच वाला जब भी सॉल्व होगा तो माइनस लिखेंगे, तो माइनस B1। तो हमको ये वाला बंद और ये वाला बंद होगा। तो 4 आइटम क्या दिखा, हाँ A2 C2 A3 C3। अरे बोलो, फिर लास्ट वाला कौन सा सॉल्व होगा, C1। तो C1 का ये बंद और ये बंद, जो दिखेगा वही लिखना है। नहीं ऐसे नहीं कि हटा के देख लिए और लिख दिए। बहुत बच्चा ऐसे भी करता है, नहीं समझा? हटा के लिखना नहीं है, जबरदस्ती नहीं करना है, जो दिखेगा वही हमको लिखना है। तो क्या दिख रहा है, A2 B2 और फिर बोलो ऐसे। ठीक, अब इसका वैल्यू क्या होगा, तो बोलो तो क्या लिखना चाहिए। तो A1 होगा, बोला जाए दिस इंटू दिस, तो B2 C3 माइनस, हाँ C2 या B3 C2 कर दे, B3 C2 ऐसे। फिर माइनस B1 होगा, फिर बोलो A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 ऐसे। बोलो A2 B3 माइनस A3 B2, यही इसका वैल्यू होगा। कहाँ टफ लगा? तो 3 रो और 3 कॉलम है। क्लियर है? एक दे रहे बनाने के लिए, पहले इसको बनाओ तो पता चले क्या सीख रहा है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 इसको सॉल्व करो। ये 3 रो और 3 कॉलम वाला है ना, कितना है
3 रो और 3 कॉलम। सबको सॉल्व करो अपने से। कोई बोर्ड देखेगा नहीं, सब अपने से सॉल्व करेगा। आया? कितना हुआ? तो ये तुम्हारा हो गया 1 -4 -0 ऐसे -2, फिर -8 -2, फिर +3 0 -1 ऐसे कितना? तो -4 पहला वाला टर्म कितना होगा? -4, फिर -2 -8 -10 इंटू -2 +20, देखते जाना कहीं गलत ना हो। और 0 में से -1 इंटू 3 -3, तो कितना आ गया? तो -7, हाँ +13। ठीक, तो क्या इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 13 आएगा। इसका जो वैल्यूएशन हो, सॉल्व करने से जो वैल्यू आता है इसके बारे में खाली जानना है। कहाँ दिक्कत? तो 3 रो हो गया और 3 कॉलम हो गया। इसका जो फाइनल आएगा वो इस टाइप से आएगा। ये मैथ्स में पढ़ना है क्लास 12 में, मैट्रिक और डिटर्मिनेंट में। लेकिन यहाँ पर काम है, और एक काम और कहाँ कर जरूरी होगा इसका? हाँ, वेक्टर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। कहाँ दिक्कत? नहीं आया समझ में? क्लियर? अब देखो हम लोग इसका यूज कैसे करेंगे। सुनो, यूज कैसे होगा। तो डेल्टा इक्वल टू, देखो अगर डेल्टा हम सॉल्व करेंगे, जितना भी है ना, जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका पावर का हम पहले डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। अगर पावर का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ गया तो ये तुम्हारा डिपेंडेंट होगा, और डी फॉर डिपेंडेंट और डी फॉर डिराइव भी कर सकते हैं। नहीं, याद रखने के लिए बता रहे हैं। डिराइव समझते हैं ना, 2 तरह का होता है, फंडामेंटल और डिराइव। डिराइव क्या होता है? जो आपस में डिपेंडेंट है। तो डी फॉर डिराइव और डी फॉर डिपेंडेंट। तो अगर इसका जो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा तो डिपेंडेंट होगा, या क्या होगा? डिराइव। अच्छा, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा? इंडिपेंडेंट। और जो इंडिपेंडेंट है उसको क्या बोला जाता है? फंडामेंटल। नहीं आया समझ में? आ गया? फंडामेंटल या इंडिपेंडेंट। क्लियर है? अब सबसे पहले देखो चेक करते हैं। अच्छा, सबसे पहले चेक करते हैं उसको जो हमको पहले से पता है। तो क्या पता है? वेलोसिटी, लेंथ, टाइम, जो आपस में क्या है? डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? डिपेंडेंट। तो इसी को पहले करते हैं। तो देखो सबसे पहले इसका फिजिकल क्वांटिटी का देखो, वेलोसिटी, लेंथ और क्या है? टाइम। तो सबका डायमेंशनल फॉर्मूला पहले लिखना पड़ेगा। बोलो क्या लिखेंगे? m का पावर 0, l, t का पावर कितना? और बोलो, तो l का पावर 1 कहेंगे, फिर क्या है? l। बोलो क्या लिखेंगे? m का पावर 0, l का पावर 1, t का पावर, फिर बोलो t, बोला जाए। हाँ, m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 1। नहीं आया समझ में? आया है? अब सबका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। तो डिटर्मिनेंट इसका क्या होगा? तो देखो, हाँ जी, कोई कहीं भी लिखो, इससे कोई लेना देना
इसको ऊपर कर लो, इसको नीचे कर लो, इसको ऊपर, कहीं कोई भी लिखो, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो क्या होगा बोल, 0 1 -1। बोल क्लियर है? फिर बोलो 0 1 0, फिर बोलो 0 0 1। अब देखो ये पूरा 0 है ना, एक कंप्लीट जो भी है अगर एक ही आ जाए तो वो 0 हो जाता है। ऐसे सॉल्व करके देखो क्या होगा। देखो अगर सॉल्व करता है तो 0 1, फिर बोलो तो क्या लिखेंगे 1, हाँ यह क्या होगा 1 0 0 1, फिर बोलो -1, क्या होगा -1। तो ये बंद, तो बोलो क्या लिखेगा 0 0 0 1, फिर क्या, फिर अब -1 होगा, है ना। फिर बोलो क्या लिखेगा 0 1 0 0, ऐसे ना। देखो क्या होगा, ये तो 0 है, पूरा को ले डूबेगा, नहीं 0 है तो पूरा को ही ले डूबेगा। अब देखो दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, ये भी 0 हो गया, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, तो अंततः क्या आ गया 0 आ गया। अंततः डेल्टा इक्वल टू 0 आ गया। तो डिराइव की डिपेंडेंट, हाँ दोनों एक ही है, इंडिपेंडेंट की डिपेंडेंट, फंडामेंटल की डिराइव, हाँ तो ये डिराइव में आ जाएगा। तो ये तुम्हारा ये डिसाइड हो गया कि V L और T आपस में क्या है, नॉट फंडामेंटल, नॉट दैट इज क्या कैन बी डिराइव, आपस में डिराइव हो सकता है, हुआ भी, क्योंकि वेलोसिटी को लेंथ बाई टाइम हम लिख सकते हैं। नहीं आया समझ में? आया? अब तो ऐसे कुछ भी जज हो जाएगा। जैसे दूसरा वाला कर लेना घर में, तीसरा वाला पे हम लोग आते हैं। तीसरा वाला देख क्या है, तीसरा वाला है वेलोसिटी प्रेशर डेंसिटी, यही ना है, वेलोसिटी प्रेशर और बोलो सबसे पहले इसका क्या लिखना चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला। बोलो वेलोसिटी का क्या होगा, हाँ m का पावर 0 L T का पावर, ऐसे P प्रेशर, प्रेशर फोर्स बाय एरिया, फोर्स का m L T का पावर -2, एरिया का L स्क्वायर, एक L कटेगा एक L बचेगा, तो बोलो क्या आएगा m L का पावर -1 T का पावर -2, ऐसे। फिर बोलो रो एक डेंसिटी है ना, डेंसिटी क्या था, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय, तो क्या होगा मास का m, वॉल्यूम का L का पावर -3 और T का पावर। सबसे पहले चेक करते हैं कि फंडामेंटल है या डिराइव है, ठीक। तो इसका डेल्टा सॉल्व करना होगा। बोलो डेल्टा क्या लिखेंगे, हाँ 0 1 -1, नहीं आया समझ में, 1 -1 -2, तो -2 इंटू -1 +2 है ना। अब -2 +2 कुछ होता है क्या, 0, इसका मतलब डेल्टा इक्वल टू, हाँ तो डिपेंडेंट बोले तो डिराइव, नहीं आया समझ में, ठीक है। तो ये आपस में डिराइव कर सकते हैं, अरे बोलो तब आपस में डिराइव कर सकते हैं। तो देखो कैसे हम लोग डिराइव करते थे, तो हम लोग जिसे लिखते थे ना, जैसे मान लो प्रेशर है, क्या है ये, या मान लो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी इक्वल टू फंक्शन ऑफ क्या लिखते थे, P और रो, यही तो लिखते थे। अरे बोलो वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ, अब मान लो डिराइव होगा तो कैसे डिराइव होगा, तो वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ क्या, प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है और किस पे, रो पे, ठीक। तो हम लोग V बराबर K लिखते हैं, प्रेशर का पावर A लिखेंगे और डेंसिटी का पावर नहीं ना करते हैं। अरे बोलो फिर उसके बाद क्या करते हैं, सबका डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं। वेलोसिटी का डायमेंशन पता है, बोलो हाँ मतलब डायरेक्ट LT का पावर -1 लिखें। अरे बोलो इक्वल टू K, प्रेशर कितना, m L का पावर -1 T का पावर, डेंसिटी m L का पावर -3 का पावर क्या होगा, और ये पावर, अब जिसका बेस सेम है उसका पावर को इक्वेट करेंगे, तो इधर तो 3/2 बराबर -3 भी, तो 3 से कटेगा तो b का वैल्यू -, ऐसे भी है, जैसे चाहो वैसे सॉल्व करेगा। क्लियर है? तो अंततः हमारा आंसर क्या आएगा, तो v इक्वल टू K, P का पावर A, रो का पावर B है ना। अरे बोलो तो P का पावर A है तो A कितना है
तो p का पावर 1/2 और रो का पावर कितना -1/2। इसको और थोड़ा अच्छा से लिखेंगे तो k अंडर रूट क्या है p बाई रो। नहीं आया समझ में? आया? डिपेंड कर रहा है ना। तो लो यही तो फॉर्मूला है, ये साउंड में हम लोग पढ़ना ये फॉर्मूला, वो भी लास्ट चैप्टर। तब तक तो इधर नैया डूब चुका होगा अगर ये नहीं पता है तो। नहीं, अगर ये मेथड मालूम नहीं स्मार्ट मेथड तो क्या होगा, ये नैया डूब चुका होगा। तो देख रहा कैसे ये स्मार्ट मेथड का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्मार्ट मेथड, काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जा रहा है। क्लियर है? अच्छा, ये आपस में कोई जरूरी नहीं कि वेलोसिटी तुम कोई कहीं लिखो, इसको यहाँ लिखो, इसको यहाँ लिखो, सब बनेगा। जैसे मान लो कहीं कह रहे हैं सर इसको ऐसे लेके बनाइए तो लो प्रेशर इज ए फंक्शन ऑफ क्या, वेलोसिटी, और ऐसे यही रिलेशन डिराइव होगा। देखो, अरे बोलो, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, P बराबर K, V का पावर A, रो का पावर B, वही आंसर आएगा A और B का? नहीं, क्योंकि वो अलग चीज है ना, बट फाइनली यही आएगा। ठीक, देखो P क्या है, प्रेशर, बोला mLT का पावर, ऐसे ना, अरे बोलो, तो V स्क्वायर, तो यहाँ V स्क्वायर बराबर P बाई रो, और ये 1/K वाली, K क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो V बराबर, हाँ K तो कोई भी कांस्टेंट है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट P बाई रो लिखे ना। अरे बोलो, V स्क्वायर बराबर P बाई रो का रेशियो है ना, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर P बाई रो, यहाँ पर भी तो वही आया, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट P बाई रो। नहीं आया समझ में? फील आया है? अरे बोलो, फील आया? कोई दिक्कत वाली बात? कोई कह रहा है सर थोड़ा इसको लेके दीजिए, तो रो बराबर क्या लिखेगा, फंक्शन ऑफ P और क्या, P और B, ऐसे भी, ऐसे ना। उसके बाद कुछ बोल रहा है क्या? ठीक है, तो रो इक्वल टू फिर क्या करेगा, K P का पावर A है ना, फिर बोलो यहाँ A और B वही आएगा? नहीं, लेकिन फाइनल आंसर वही आएगा। तो बोलो क्या, M L का पावर -3, बोलते जाओ, M L का पावर -1, अब तो बहुत सारा याद हो गया होगा, और वेलोसिटी वैल्यू क्या बोला, -2, ऐसे ना, या इसमें पुट करो चाहे इसमें, सब सेम आ रहा होगा। तो B का वैल्यू आ गया। अब अंततः हमारा क्या लिखेंगे, तो रो इक्वल टू K P का पावर A बोले तो V का पावर B बोले तो -2। देख रहा है, इसका मतलब इसको इधर जाने दो, इसको इधर जाने दो, P स्क्वायर बराबर क्या होगा, K P बाई रो आया, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट। नहीं आया समझ में? फील आया? कोई दिक्कत वाली बात? कैसे कैसे सब वही आंसर आना है। ठीक है, अब सुनो, एग्जाम के टाइम में बहुत सारा ऐसा चैप्टर्स होता है, इसको समझ में आ गया कैसे क्या करना है? अब सुनो, ये सब तो हो जाएगा। अब ये वाला देखते हैं, थोड़ा ये अच्छा लेवल का है, ये पूछता भी है, GHC के बारे में देखते हैं। ठीक है, GHC, तो देखो क्या है, G है, H है, और क्या है, C है। H क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। कैपिटल G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू बताओ। हाँ, 6.67 इंटू 10⁻11 यूनिट बताओ। हाँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। और एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। तो सबसे पहले तो इसका डायमेंशनल फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो कैसे कैसे होता है, तो ए बराबर जी m1 m2 बाई क्या होता है, आर स्क्वायर। एफ का क्या है, फोर्स, एम एल टी का पावर -2 होगा। आर स्क्वायर इधर जाएगा तो एल स्क्वायर कर दें, और बोलो m1 m2 इधर जाएगा तो m इंटू एम स्क्वायर कर दें। तो क्या यही हमारा जी होगा, यही हमारा। इसको सॉल्व करेंगे तो बोल m का पावर -1 आएगा, l का पावर 3 आएगा, और t का पावर नहीं आया समझ में। ये आ गया किसका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। फिर प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसके लिए फॉर्मूला E बराबर h न्यू होता है। क्या होता है E बराबर, E क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है,
एनर्जी है, तो एनर्जी का क्या होगा mL² T का पावर क्या h निकालना है, और न्यू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम होता है, तो T का पावर -1। कहाँ दिक्कत, तो यहाँ से h का वैल्यू कितना आ जाएगा, हाँ mL² T का पावर -1, ऐसे कहाँ दिक्कत, तो h का वैल्यू आ गया m, ठीक है, L² T का पावर -1, ठीक है। तुम लोग थोड़ा सा वेट करो, भी नीचे बैठो ऑफिस में। और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट का क्या होगा, तो ये तो वेलोसिटी है ना, LT का पावर -1। बोल क्लियर है, तो क्या सबका सबसे पहले डायमेंशनल फार्मूला हमको पता चल गया कि g का क्या होता है, h का क्या होता है, c का होगा। अगर ये नहीं आएगा तो मास्टर कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, ये तो आना ही चाहिए। कहाँ दिक्कत, अब उसके बाद सबका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, तो बोल डिटर्मिनेंट कैसे होगा, तो डेल्टा बराबर, कोई कहीं रहे इससे कोई दिक्कत वाली बात, तो -1 3 -2 ऐसे, फिर बोलो 1 2 -1, फिर बोलो 0 और बोलो 1 -1 ऐसे। अब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, तो डेल्टा इक्वल टू क्या लिखेंगे, सबसे पहले -1 होगा, -1 होगा तो क्या लिखेंगे बताओ, पहली बार आया नॉट इक्वल टू 0, पहले क्या आ रहा था, इसका मतलब ये आपस में डिपेंडेंट क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, क्या है ये इंडिपेंडेंट है। तो इसको भैया अगर इंडिपेंडेंट है तो इसको तो फंडामेंटल मान ही सकते हैं, नहीं फंडामेंटल, क्योंकि कोई किसी से लेना देना नहीं है, ये आपस में कंप्लीट रूप से फंडामेंटल है, जो किसी से लेना देना नहीं रहता है। जैसे बताए थे 100 kg बराबर 2 सेकेंड नहीं हो सकता है, क्योंकि kg अलग है और सेकेंड अलग है। 10 सेकेंड बराबर 5 केल्विन नहीं होगा, क्योंकि टाइम अलग है और सबका स्केल अलग अलग है। ठीक उसी तरह से ये इससे इसको भी किसी से लेना देना नहीं है, तो कैन इट बिकम ए सेट फंडामेंटल, यस। तो इसको फंडामेंटल बनाते हुए देखो अब करना क्या है कि देखो जैसे हम लोग 7 पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और क्या लुमिनस इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक करंट, ये 7 आपस में फंडामेंटल था। फंडामेंटल क्यों था, क्योंकि सब आपस में इंडिपेंडेंट था, कोई किसी से लेना देना, और इसी बेसिस पे हम बाकी सबका डिराइव कर दिए थे, नहीं एरिया का, वॉल्यूम का, इसका उसका सबका किए थे। अब देखो हम करना क्या है कि जब ये फंडामेंटल डिसाइडेड हो गया तो क्या इसी बेसिस पे बाकी सबका भी कर सकते हैं, नहीं आया समझ में, आया समझ में क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर ये फंडामेंटल है तो जैसे 7 के वजह से 7 के चलते बाकी 7 के रेस्पेक्ट में सबको किए थे, जो MLT बराबर इन्वॉल्व होता था उसको बेसिक मानते थे, तो क्या इसी ढंग से ये भी कर सकते हैं? तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि फाइंड द, क्या मतलब हम ऐसा कहेंगे GHC को एज्यूमिंग एज ए व्हाट, हाँ एज्यूमिंग एज ए फंडामेंटल सेट, फंडामेंटल सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, समझ में आया, फिजिकल क्वांटिटी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ क्या, मास, पहला क्वेश्चन मास, दूसरा क्या लेंथ, वेरी गुड, तीसरा टाइम, किसके टर्म में, इन टर्म्स ऑफ, हाँ इन टर्म्स ऑफ GHC, नहीं आया समझ में, आगे समझ में कि अगर भैया ये फंडामेंटल है तो हम मास, लेंथ, टाइम को डिराइव मान सकते हैं। अब खुद ही ये फंडामेंटल है, बात समझ में आ रहा है, पहले हम मास, लेंथ, टाइम को क्या मानते थे, फंडामेंटल, और इसको क्या मानते थे, डिराइव। उल्टा हो गया, दुनिया चेंज। फंडामेंटल तो किसी को भी मान सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी कि मास, लेंथ पूरा ठिका लिया हुआ है फंडामेंटल बनने का। जो आपस में इंडिपेंडेंट है वो क्या है, और उस बेसिस पे सबको डिराइव कर सकते हैं, नहीं आया समझ में। तो मास का देखो तो करना क्या है, पूरा नौटंकी वही है, सारा ड्रामा वही है। देखो हमको करना क्या है, तो सबसे पहले मास इज ए फंक्शन ऑफ क्या, GHC, नहीं आया, M, अरे बोलो M इक्वल टू फंक्शन ऑफ GHC। उसके बाद क्या करना चाहिए, तो M इक्वल टू K लिखेंगे, बोला जाए, हाँ G का पावर A, H का पावर
और c का पावर c। कहाँ दिक्कत? उसके बाद क्या करेंगे? हाँ, तो m का पावर 1, हाँ L0 वो सब होगा। इधर आ जाओ, k g क्या है बोला जाए? m का पावर -1, l का पावर 3 और t का पावर -2। बोल क्लियर है? का पावर a नहीं आया समझ में। उसके बाद h है, h बोला जाए क्या लिखेगा? m l स्क्वायर t का पावर -1। फिर पावर क्या हो जाएगा? कहाँ दिक्कत? आ जाओ t c क्या? l t का पावर। अच्छा, अब यहाँ पर m का पावर 1, l का पावर 0, t का पावर ऐसे लिखें इक्वल टू k। बोला m हाउ मेनी जगह? एक जगह, दो जगह। बोल क्या लिखेंगे? m का पावर -a प्लस b ऐसे। फिर l बोलो, हाँ 3a प्लस ऐसे प्लस c। कहाँ दिक्कत? फिर t का बोलो, आवाज नहीं आया, क्या लिखेगा? माइनस, हाँ -b -c ऐसे। उसके बाद क्या करते हैं? हाँ, जिसका बेस सेम होता है उसका पावर को, तो m का पावर यहाँ 1 है, इधर बोलो -a प्लस b। ये क्या पहला इक्वेशन होगा? दूसरा बोला जाए l का पावर 0 है, इधर बोलो 3a प्लस 2b प्लस c। ये हमारा दूसरा हो जाएगा। तीसरा बोला जाए 0 बराबर -2a -b -c। ये हमारा तीसरा। नहीं आया समझ में? क्या फील आ रहा है? वो कह रहा है कैसे कैसे। अब देखो सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा। सॉल्व करने का कुछ भी है, सबको जोड़ दो। ऐसे सबका सारे चीज में सबको मत जोड़ना। ये ऐसा है, हम लोग को याद है इसलिए ऐसा कर। बाकी सॉल्व करना तुम्हारा काम। और ये कौन स्टैंडर्ड में इस तरह से पढ़ना है? 10th स्टैंडर्ड में। साइमल्टेनियस इक्वेशन कहाँ पढ़ना था? अच्छा, इसको सॉल्व करने का ये बता रहे, सबको जोड़ दो। ऐसा सब में जोड़ना नहीं है, इसमें हो जा रहा है ये अलग बात है। ऐसा बच्चे सर जोड़ने से तो आ ही नहीं रहा। अरे सब में नहीं आएगा, इसमें आएगा। देखो जोड़ेगा तो 1 + 0 + 0 1 ही आएगा। देखो -a और -2a प्लस 3a कैंसिल। देखो +c और -c, +b और -b, क्या बचा? तो देख b बराबर 1/2 आ गया। नहीं आया समझ? अरे बोलो, तो v का वैल्यू कहाँ दिक्कत? अच्छा, अब b का वैल्यू 1/2 आ गया, यहाँ बैठा दो 1 में, तो 1 बराबर -a प्लस 1/2। तो इसको इधर जाने दो, तो a का वैल्यू -1 प्लस 1/2 हो जाएगा। ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो बोल a का वैल्यू कितना आ गया? -1/2। नहीं आया समझ में? आ गया। अच्छा, a और b पता चल गया, तो इसमें पुट कर दो, चाहे इसमें पुट कर दो। इसमें पुट कर रहे हैं तो बोल 0 बराबर क्या लिखेंगे? -2a। a कितना? -1/2 माइनस b कितना? 1/2 माइनस c। तो 0 बराबर 2 से 2 कटेगा, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। अच्छा 1 हो गया, और -1/2 माइनस c। इसको इधर जाने तो c बराबर 1 - 1/2 1/2 हो गया। तो क्या a, b और c का वैल्यू आ चुका है? तो हमारा अब फाइनल आंसर लिखने का वक्त आ गया है। k क्या माने थे? g का पावर a, h का पावर और c का पावर। बोल क्या आंसर होगा? k, g का पावर a निकाले हैं, हाँ -1/2। नहीं आया समझ में? h निकाले हैं कितना? 1/2। c निकाले हैं 1/2। और इसको थोड़ा सरिया के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? हाँ hc बाय। हाँ, कहाँ दिक्कत? कोई कष्ट वाली बात नहीं आया? तो क्या मास का ये सब के रेस्पेक्ट में निकाले? क्या उसी तरह से लेंथो निकाल सकते हैं? क्या उसी तरह से टाइम भी निकाल सकते हैं? टाइम का बहुत बार IIT में पूछ चुका है, बहुत बार। मल्टीपल में पूछा, फिर एडवांस लेवल में पूछा। कौन कैसे है, इसका मतलब कोई से किसी से भी लेना, कुछ भी हो बन जाएगा। फंडामेंटल मानेंगे कि नहीं मानेंगे ये भी पता चल गया। सबसे बड़ा चीज़, सबका डिटर्मिनेंट के मेथड से, वेरी वेरी स्मार्ट मेथड। कोई भी चीज़ कैसे होगा बनेगा। अरे बोलो, कोई दिक्कत वाली बात? एक प्रॉब्लम और लिखो।
if the unit of force, energy and velocity, if the unit of force, energy and velocity are 10 न्यूटन, 100 जूल and 5 meter per second respectively, and 5 meter per second respectively, then find the unit of question number A, length, B, mass, C, time। देखो क्या कह रहा है कि फोर्स का एक यूनिट कितना लेना है, अरे बोलो, फोर्स का यूनिट 100 न्यूटन, एनर्जी का 10 न्यूटन, अच्छा एनर्जी का 100 जूल और वेलोसिटी का 5 मीटर पर सेकेंड। ऐसे किसका निकालना है? हाँ तो लिखो, ठीक है, ट्राई करो पहले। नहीं रहने दो, स्टार्ट कर देते हैं। देखो कैसे बनेगा, डायरेक्ट बता दे रहे हैं, ठीक है। फोर्स, एनर्जी और वेलोसिटी का निकालना है ना, तो सबसे पहले ना कि ये फोर्स, एनर्जी और वेलोसिटी का क्या है, दिया हुआ है। फोर्स, एनर्जी और वेलोसिटी का दिया हुआ है, किसका निकालना है? लेंथ का। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि लेंथ का, जैसे लेंथ का पहला क्वेश्चन है, तो लेंथ का निकालने के लिए सबसे पहले लेंथ का पहले निकालेंगे, यही इसी के रेस्पेक्ट में ना। ये तो तुम्हारा फंडामेंटल में आएगा नहीं, मास, एनर्जी और वेलोसिटी क्या चीज़ में आ जाएगा? फंडामेंटल में, तभी तो लेंथ को लिख सकते हैं। देखो फोर्स का डायमेंशन बोलो क्या होगा? ml/t का पावर -2, और बोलो एनर्जी का ml² का पावर -2, फिर क्या? वेलोसिटी का m का पावर 0, l/t का पावर -1, नहीं ना आया? ठीक है। अब सबका अगर डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखो क्या मतलब, डेल्टा नॉट इक्वल टू, अरे बोलो, डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट? क्या होगा? इंडिपेंडेंट। वेरी गुड, ये आ गया तुम्हारा इंडिपेंडेंट। अगर ये तुम्हारा इंडिपेंडेंट है तो इसको फंडामेंटल मान सकते हैं। तो यहाँ पर फोर्स, एनर्जी और वेलोसिटी कैन बी द सेट ऑफ क्या? कैन बी द सेट ऑफ फंडामेंटल। नहीं आया समझ में? कैन बी सेट ऑफ फंडामेंटल। ठीक, अब ये फंडामेंटल है तो कोई भी चीज़ डिराइव कर लेंगे इस फंडामेंटल बेसिस पे। लेंथ को भी कर लेंगे, मास को भी कर लेंगे, और किसको कर लेंगे? टाइम को कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंथ का करते हैं। तो लेंथ का अगर करेंगे तो सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे, लेंथ इज ए फंक्शन ऑफ व्हाट? एफ, ई और क्या? अरे बोलो, ऐसे होगा। अब लेंथ इक्वल टू होगा के, एफ का पावर ए, ई का पावर और भी का पावर सी। ऐसे नहीं आया समझ में? एफ का पावर ए, ई का पावर और भी का पावर। इसके बाद क्या करना चाहिए? हाँ वेरी गुड। तो m का पावर 0, l का पावर 1, t का पावर 0, ऐसे लिखेंगे। इक्वल टू क्या होगा? k, f का पावर a, f है भैया कितना? हाँ, m l t का पावर -2 का पावर क्या हो जाएगा? a। फिर बोलो, m l² t का पावर -2 का पावर कितना है? वेलोसिटी l t का पावर -1 का पावर क्या हो जाएगा? c। तो बोलो क्या आएगा? हाँ, m का पावर 0, l का पावर 1, t का पावर 0, -2 भी ऐसे। अब इक्वेटिंग द पावर हैविंग सेम बेस, क्या करेंगे? इक्वेटिंग द पावर हैविंग, तो जिसका बेस सेम है, तो यहाँ m का पावर 0 है, का वैल्यू -1, b का वैल्यू +1 और c का वैल्यू 0। बोल क्लियर है? देयरफॉर लेंथ बराबर क्या लिख सकते हैं? तो लेंथ बराबर k, f का पावर क्या? f का पावर a था, फिर e का पावर b माने थे और v का पावर c माने थे। यहाँ तक ठीक है? l इक्वल टू k, f
का पावर a माने थे और उस a का वैल्यू कितना आया -1, तो -1 हो गया। e कितना +1, बिल्कुल सही है। v 0, इसका मतलब लेंथ वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो L इक्वल टू कितना आ जाएगा k e बाई क्या f, तो E इक्वल टू हाँ FL बाई k। तो ये तो हम लोग को डायरेक्ट भी आ सकता था, क्योंकि एनर्जी क्या है वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, एनर्जी क्या है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है, ठीक है। तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अरे बोलो वर्क क्या होता है, वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क ही हमारा यहाँ एनर्जी होगा, ठीक। फोर्स होगा और डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या होगा, तो ऐसे भी तो आ जाता है, तो इसीलिए फोर्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं E बाई एल, ऐसे भी लिख सकते हैं। बोल क्लियर है, नहीं आया समझ में आया। लेकिन इतना दिमाग जिसे परीक्षा में जाता नहीं है, तो हमको कोई ना कोई रूल सीखना होगा ना। अगर डायरेक्ट आ जाता है कोई बात नहीं है, लेकिन हमको तो नियम सीखना होगा कि कैसे कैसे होता है। अरे बोलो, नियम सीखा हुआ रहेगा कभी नहीं फंसेगा। देखता है क्रिकेट मैच में जो टेक्निकल प्लेयर होता है वो हर तरह का शॉट खेल सकता है, और वो आता है हरमुठा टाइप का, दो तो देते जैसू देखा मारेगा दम उसको जो है, तो वो हर समय मार पाता है क्या, हरमुठा हर समय मार जय चाहे छय, साला या तो चलिए जाएगा या तो छक्के में मार देगा, है ठीक है। लेकिन जो टेक्निकल प्लेयर होता है, जिसको पूरा नियम पता है, जिसको सारा टेक्निक पता है, वो सारा प्रॉब्लम बना लेगा। अगर मान लो सीधा सीधी आएगा तो सीधा सीधी वो मार देगा, नहीं, लेकिन अगर थोड़ा घुमा उमा के आएगा तब भी हमको क्लासिक मालूम है कैसे बनाया जाता है, तो सॉल्व करेंगे तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो अगर जो सीधा सीधी है कि भैया वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यस, वर्क की जगह एनर्जी लिखेंगे, फोर्स रहेगा और एस क्या बन जाएगा एल, तो एनर्जी का ये रिलेशन आ गया, तो फोर्स बराबर एनर्जी बाई लेंथ, और यहाँ पर जो भी के आएगा कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल वो आएगा। तो ऐसे भी तो हो सकता है, बट ये हुरमुठा मेथड ज़्यादा काम नहीं देता है, कभी कभी मतलब कि ये सारा मेथड तो सीखना ही पड़ेगा। अब सुनो, अब देखो क्या बोला गया, अब बोला गया कि एक तो हम अभी रिलेशन डिराइव किए कैसे कैसे क्या होता है, अब हमको एक एक यूनिट का रेशियो निकालना है, हमको फोर्स, एनर्जी और वेलोसिटी को ये सब के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक यूनिट का रेशियो निकालेंगे। तो एक एक यूनिट का रेशियो कैसे आएगा, देखो अब हम इसको कैसे लिखें, ये तो समझ में आ गया कि डिटरमिनेंट, ये थोड़ा फील आ गया कि डिटरमिनेंट मेथड से हम चेक भी कर दिए कैसे कैसे क्या होता है। अब देखो एक एक यूनिट का रेशियो, एक यूनिट देखा जाए तो कैसे कैसे होगा। एल का क्या वैल्यू आया 1/k, बोलो E बाई क्या एल ना, और बोलो इसको और से क्या लिख सकते, एल बराबर E बाई एफ है ऐसे, तो 1/k E का पावर +1 और F का पावर कितना -1, ठीक है। E का हाँ क्या बोला, क्या है ये के ऊपर है ना, ठीक। ये समझ में आ गया। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद एक एक यूनिट का रेशियो निकालेंगे, ठीक है। जैसे एसआई का क्या है और सीजीएस का क्या है, तो ये तो न्यू सिस्टम है ना, दिस इज व्हाट न्यू सिस्टम। जैसे हम लोग जेपी सिस्टम का बात कर रहे थे, वही टाइप का कोई सिस्टम जिसमें फोर्स का यूनिट 1 न्यूटन नहीं है, कितना है 10 न्यूटन है, जिसका एनर्जी 1 जूल नहीं है बल्कि क्या है 100 जूल है, और जिसका वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड नहीं है बल्कि क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, बल्कि क्लियर है। तब हमको कैसे करना चाहिए, तो पहले एक एक यूनिट का रेशियो निकालेंगे। तो चूंकि ये एनर्जी और फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे तो कर ही नहीं रहा है, तो वेलोसिटी से हमको कोई लेना देना नहीं है। तब हम एक एक यूनिट का रेशियो निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले एसआई वाला निकालते हैं, तो एसआई में एनर्जी बाई फोर्स है ना, ठीक है। तो एनर्जी का क्या होगा ई और एफ, तो एनर्जी का हो जाएगा 1 जूल, और बोलो 1 जूल बाई क्या 1 न्यूटन, ऐसे लिखें नहीं आ समझ ये ना, ई बाई एफ है ना, एल बराबर क्या है ई बाई एफ। तो इसका क्या होगा, तो इसको हम लोग अगर एसआई में बोलते हैं तो एसआई में इसका यूनिट क्या होता है, तो एसआई में इसका होता है एल बराबर के, तो होता नहीं है, ई का क्या हो जाता है
1 जूल और F का 1 न्यूटन। इसी को हम 1 मीटर भी कहते हैं। दैट इज 1 जूल बराबर क्या होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर भी होता है ऐसे। बट ये SI में होता है। अब हमको SI में नहीं कन्वर्ट करना, हमको नया वाला सिस्टम में बदलना है जिसका ये सब यूनिट होना चाहिए। नहीं आया समझ में? नहीं, ये हमारा एक SI वाला है, बट एक SI में नहीं चाहिए। किस में चाहिए? न्यू यूनिट सिस्टम में चाहिए। तो न्यू यूनिट सिस्टम में तो SI में तो ये हो गया 1 जूल पर न्यूटन, ठीक है। और ये हमारा लेट यहाँ पर क्या न्यू सिस्टम, ठीक। अब उसके बाद हमको सबसे पहले इसका डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या है बताओ? तो E क्या है एनर्जी और F क्या है फोर्स। तो L बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, या तुम डायरेक्ट भी पुट कर सकता है E/F है ना। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो E का 1 जूल और बोलो 1 जूल का पावर कितना 1, ठीक है। उसके बाद क्या है F का पावर -1। तो F का SI में क्या है न्यूटन। तो 1 न्यूटन का पावर कितना हो जाएगा? नहीं आया समझ में? आया है ना? है। नीचे में आ जाओ न्यू सिस्टम। न्यू सिस्टम में क्या है K तो कैंसिल हो जाएगा, रेशियो है K क्या हो जाएगा कैंसिल, K का कोई रोल ही नहीं है। अब क्या हो E एनर्जी का क्या बोला लेने 100 जूल। तो 100 जूल हो जाएगा। अरे बोलो फिर इसका पावर कितना 1। फिर क्या फोर्स कितना लेना है 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन। उसके बाद पावर क्या है -1। उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। फिर याद करो वो सावधान वाली बात नहीं, मेक द पावर फर्स्ट पॉजिटिव देन आगे सॉल्व। क्या था मेक द पावर फर्स्ट पॉजिटिव देन आगे सॉल्व। तो इसको पॉजिटिव पहले करो। कैसे पॉजिटिव होगा, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा तो पॉजिटिव। और जो पहले से पॉजिटिव है वो है, तो बोल क्या लिखेगा, तो 1 जूल और बोलो का पावर 1, फिर बोलो 10 न्यूटन का पावर 1, ऐसे डिवाइडेड बाय 100 जूल का पावर 1 है तो 1 ही रहेगा, और इंटू क्या हो जाएगा 1 न्यूटन का पावर 1 ऐसे। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो 1 जूल का पावर 1 ही रहेगा, 10 न्यूटन का पावर 1 ऐसे ही रहेगा। ये हो जाएगा 100 जूल और ये हो जाएगा क्या 1 न्यूटन। तो न्यूटन से न्यूटन कटेगा, जूल से जूल कटेगा, तो बोलो कितना आएगा 1/10 आ गया। तो हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि 1 जूल पर न्यूटन बाय न्यू सिस्टम है ना इक्वल टू कितना 1/10। बोल क्लियर है? देयरफॉर अंततः 1 न्यू सिस्टम इक्वल टू हाउ मच 10 जूल पर न्यूटन। नहीं आया समझ में? तो दिस इज हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है? यही हमारा फाइनल आंसर है। इसका फाइनल आंसर कितना आया 10 जूल पर न्यूटन। क्लियर है? यही हमारा क्या था ओल्ड सिस्टम। न्यू सिस्टम को ओल्ड सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो इसका वैल्यू इतना ही आएगा। कैसे बनाना है ये फील आने के लिए पहले हम बता दिए कि सब आपस में क्या है इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इंडिपेंडेंट है तो कोई भी चीज़ डिराइव कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हमको पहला क्वेश्चन था लेंथ का लिखना, तो लेंथ हम ये बैठा दिए, तो लेंथ का वैल्यू जो आया वो कितना आया, तो लेंथ का रिस्पेक्ट में ई और एफ ऐसे आया। दूसरा क्वेश्चन क्या था मास का, तो प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमिडिटी का, ठीक है। हम लोग प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमिडिटी का बहुत सारा इसका एप्लीकेशन पढ़े नहीं। जैसे पहला एप्लीकेशन था कि डायमेंशनली चेक कर सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन क्या था, अच्छा जो इक्वेशन डायमेंशनली सही है वो जरूरी नहीं कि इक्वेशन भी करेक्ट होगा, बट जो इक्वेशन करेक्ट है वो 100% जरूरी है कि डायमेंशनली सही होगा। उसके बाद कोई भी इक्वेशन में ए बी सी या कोई अननोन चीज़ है जिसका हमको नहीं पता चल पा रहा है कि क्या उसका यूनिट होगा या क्या उसका डायमेंशनल फार्मूला होगा, वो भी हम लोग बता सकते हैं। ये भी एक एप्लीकेशन है। इसके अलावा हम लोग आपस में क्या रिलेशन डेवलप होगा नहीं, जैसे अभी हम लोग डिराइव किए, ठीक है, या t बराबर 2 पाई √L/g ऐसे होता है, बट t बराबर k √L/g तक तो कर चुके ना। अरे बोलो, या a बराबर k mv²/r होता है, लेकिन a बराबर k × mv²/r तो इतना तो डिराइव कर लिए ना। तो आपस में ये रिलेशन डिराइव तो हो ही जाएगा। अरे बोलो, तो ये सबसे बड़ा एप्लीकेशन था, इतना आसानी से
हम रिलेशन डेवलप नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हजारों लाखों एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो बहुत कम टाइम में हम मोटा मोटी एक रिलेशन डेवलप कर सकते हैं आपस में, जो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में होगा। बोल क्लियर है? तो ये सब सारा इसका एप्लीकेशन था। अच्छा, सब चीज़ का एप्लीकेशन तो रहता ही है, उसका कंसिक्वेंस रहता है, एडवांटेज रहता है, साथ साथ डिसएडवांटेज भी तो होता है। डिसएडवांटेज को क्या बोलते हैं? लिमिटेशन। क्या बोलते हैं? लिमिटेशन। इंडिया में डिसएडवांटेज या लिमिटेशन बहुत चलता है, ड्रॉबैक बहुत ज़्यादा चलता है। तुम लोग पढ़ा होगा 10th में रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, तो व्हाट वाज द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड, यही चलता था ना। चला क्या किया उसके बारे में ज़्यादा कोई पूछता नहीं, क्या नहीं कर पाया, नहीं, यही ना चलता है। क्या किया उससे कोई लेना देना नहीं है, क्या वो नहीं कर पाया, में वही करना है कि क्या क्या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का क्या क्या ड्रॉबैक है, क्या क्या लिमिटेशन है। ठीक है, तो पहला देखो ड्रॉबैक कि पीओएच के हेल्प से जो फिजिकल क्वांटिटी हमारा स्केलर है कि वेक्टर है, ये पता चलता है? नहीं चलता है। ये कोई सोचबो नहीं किया था, चलो ये भी ड्रॉबैक है। स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी, ये पता चलता है क्या? तो इट कैन नॉट टेल अबाउट द फिजिकल क्वांटिटी कि वेदर इट इज ए स्केलर क्वांटिटी और इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा, ठीक है, लिख लेना अपनी भाषाओं में। दूसरा क्या है कि हम लोग जो डिराइव किए t बराबर 2 पाई या सॉरी k अंडर रूट एल बाई जी डिराइव किए थे, या f बराबर k एम बी स्क्वायर बाई आर डिराइव किए थे, तो वी कैन नॉट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k बाय द हेल्प ऑफ पीओएच। नहीं, इस k का वैल्यू कैसे अचीव कर सकते हैं? जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तब तक इस k का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। नहीं आया समझ में? तीसरा, हम लोग जो फॉर्मूला डिराइव किए थे उसमें सब में एम एल टी था, मतलब एम एल टी अगर होगा तभी डिराइव। मान लो उसमें चार्ज इन्वॉल्व हो गया तो नहीं आया समझ में, उसमें करंट इन्वॉल्व हो गया तो, उसमें टेम्परेचर इन्वॉल्व हो गया तो, मोल इन्वॉल्व हो गया तो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तब तो हम डिराइव कर भी नहीं पाएंगे। तो ये तभी डिराइव होगा जब सारा फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ यही तीनों फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता हो, चौथा के ऊपर डिपेंड नहीं करता हो। नहीं आया समझ में? आ गया? जो चीज़ चार्ज है, जैसे मान लो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर आ गया, तो आर आ गया तो चलो मोलों पे डिपेंड करता है। तो वैसा चीज़ जो ये तीनों को छोड़ के चौथा पांचवा सात फंडामेंटल था ना, तो ये तीनों के रेस्पेक्ट में अगर कोई रिलेशन होगा तभी हम डिराइव कर पाएंगे, अदरवाइज डिराइव नहीं कर पाएंगे। नहीं आया समझ में? आ गया? चौथा है कि हम जितना भी हम लोग डिराइव किए वो t बराबर इतना, मतलब दो ही टर्म्स है इसमें, जिसमें तीन तीन टर्म होगा। जैसे क्या क्या, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो कभी नहीं डिराइव हो पाएगा। इसमें तीन टर्म्स है, दो टर्म वाला डिराइव कर पाएंगे। एल एच एस बराबर आर एच एस टाइप का जो होगा वो होगा, जिसमें तीन टर्म है, वो कभी डिराइव नहीं हो पाएगा। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी कभी नहीं आएगा। भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s टाइप का कभी नहीं आएगा। आगे पांचवा देखो, ये तो देखो कुछ कुछ ऐसा है ना जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन अगर आएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा, लॉगरिथमिक आएगा या इन्वर्स फंक्शन आएगा, तो वैसा भी फिजिकल क्वांटिटी हम डिराइव नहीं कर सकते हैं। क्या? हाँ देखो, रेफरेंस बुक में कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एच सी वर्मा ही फॉलो करना है, तो इसी का हम होमवर्क दे रहे हैं। पहला देखो क्या है कि चैप्टर 1 है, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स के नाम से होगा, मतलब पहला चैप्टर, ठीक है। तो उसका सॉल्व एग्जाम्पल 1 से लेकर 10 तक बनाना है, सारा है। ऑब्जेक्टिव 1 से लेकर 6 तक, 1 से 3 तक, और एक्सरसाइज है 1 से लेकर 90। इसके अलावा बुक का एंड में देखना, लास्ट 2 या 3 पेजेस में अपेंडिक्स ए मिलेगा, अपेंडिक्स बी मिलेगा, ठीक है। तो उसको भी जो है गो थ्रू करना है और थोड़ा थोड़ा करके याद भी करना उसको, क्योंकि वो सब डाटा ऐसा है जो जनरल नॉलेज के लिए भी काम आएगा। और प्लस क्या, हाँ, और सॉल्व करने में भी आसानी होगा, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं मिलेगा तो आसान हो जाएगा, ठीक है। तो उसको ये करना है। इसके अलावा देखो ये तीनों, ये जितना भी होमवर्क है वो मेरा तीनों लेक्चर जो है यूनिट एंड डायमेंशन का 1 से लेकर 3 तक पहले पढ़ लेना, अच्छा से नोट्स बना लेना है, उसके बाद ही सॉल्व करना है। क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक समझ में आ गया? चल।